हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। देखिए, जिस किसी ने भी मंडी परिषद परीक्षा 2019 के लिए अप्लाई किया है वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। सामान्य हिंदी का ये होगा। सामान्य अध्ययन का कल अपलोड किया जा चुका है। 50 प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। PDF के साथ में जाइए, प्लेलिस्ट इसकी बना दी है मैंने, उसमें जाके इसको देख लीजिए। UP मंडी परिषद परीक्षा 2019 के नाम से इसकी प्लेलिस्ट है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जल्दी से इनके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? और कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? देखिए, अगर सब्सक्राइब कर भी लिया है ना तो ये बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको प्राप्त होगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। ये है चैनल, हर वीडियो का प्रोवाइड किया जाएगा आपको PDF। जो भी लेक्चर होगा, जितना भी टेस्ट होगा, उसको बाद में रिवाइज़ कर लेना, लेकिन एक बार कम से कम वीडियो को पूरा देख लेना। उससे क्या होता है, माइंड में आपके सेट हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद आप PDF पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो 50 प्रश्न है इसमें भी, सभी को पता होगा। 50 प्रश्न है इसमें हिंदी में, और इसका जो सिलेबस है, जो भी संबंधित इससे प्रश्न है, वो अपलोड की जा चुकी है पहले वीडियो। देखिए, 50 प्रश्न की यहाँ कीमत 100 नंबर होती है, और 50 प्रश्न में से आपको कम से कम हिंदी में आप 45 सही कर सकते हो और अच्छा स्कोर करके क्वालिफाइंग हो सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट से अच्छी रैंक ला सकते हो। भले ही इसमें 50% की माइनस मार्किंग है, लेकिन कोशिश करना कि हिंदी में तो कम से कम 45 सही करके आओ। GS में अगर 38 कर दोगे, रीजनिंग में भी 42 से 43 कर लोगे। अगर वीडियो की तरह रीजनिंग आ गई, वीडियो जो एग्ज़ाम हुआ था थोड़ी टफ़ थी उसकी, कुछ बैंकिंग जैसे प्रश्न थे उसमें, तो उसमें भी देखिए कितनी भी टफ़ हो, कोशिश करना 36-37 उसमें लगा दो माइनस मार्किंग के बाद भी। कोई कट ऑफ का ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन देखिए 400 नंबर का है इसमें। अगर मार्क्स की बात करें, क्वेश्चन की बात करें सॉरी, तो अगर 120 से 125 के बीच में आप अगर सही कर देते हो 50% की माइनस मार्किंग के बाद, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। चलिए, वो एग्ज़ाम के टाइम तय करेंगे कि पेपर कैसा आता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2, सामान्य हिंदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, सामान्य हिंदी है। प्रश्न संख्या दी गई है, देखिए 100। एक गद्यांश को पढ़ के उसका उत्तर देना है, 151 से लेकर 158 तक। देखिए, प्रश्न यहाँ 1 से शुरू है या 2 से शुरू है, एक नंबर है बस। आपको प्रश्न नंबर देखना है, प्रश्न पढ़ना है बस, और उसी से जवाब देना है। अब वो 151 से शुरू है, 152 से उसको भूल जाइए आप। चलिए, यहाँ कुछ पैसेज है, क्या है देखिए। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। चलिए, सबसे पहले जो भी पैसेज आता है ना, उसका आप एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न पढ़ने के बाद पैसेज पढ़िए, तब उसका आंसर दिए। अगर आप पहले ही पैसेज पढ़ लोगे, प्रश्न पढ़ोगे, उसके बाद भी आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा और टाइम ख़राब होगा। पैसेज सिंपल ही आता है, इतना रॉकेट साइंस में कुछ होता नहीं। चलिए पढ़ते हैं। गद्यांश में पहला प्रश्न है, गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? देखिए, गरीबी की ओर, अपराधों की ओर, बुराइयों एवं कठिनाइयों की ओर, पाप की ओर। तो जल्दी से देखिए, अगर आप यहाँ पैसेज इसको पढ़ोगे तो देखिए यहाँ कहीं भी गरीबी शब्द का आपको कहीं जिक्र दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, पैसेज को इसमें काटना शुरू कर दीजिए सबसे पहले। तो गरीबी इसको काट दो। देखिए, यहाँ जो ऊपर जो बात हो रही है वो अपराधों की और बुराइयों की हो रही है, पाप की और अपराधों की आपको बात मिलेगी। तो ये क्या है, ये बुराई और कठिनाई है। तो देखिए, भाव समझिए उसका क्या है, लेखक का भाव क्या कहना चाहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का, वो आपको बुराई और कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। क्योंकि अगर हम पैसेज पढ़ेंगे ना, तो उसमें पाप और पुण्य, ये पूरी लाइन आपको नहीं मिलेगी, ये आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी। बहुत ऐसे पैसेज होंगे जो सीधे सीधे लाइन लिखी मिलेगी, लेकिन कुछ प्रश्न की लाइन वहाँ पर ऊपर लिख जो आपको पूरी तरह से नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको पूरा पैसेज जब पढ़ोगे ना, तो पाप दिखाई देगा वहाँ पर अधिकतर, और अपराध दिखाई देगा। गरीबी की बात कहीं नहीं होगी, तो सबसे पहले उसको काट देंगे। तो पाप और अपराध जो होते हैं वो मनुष्य की बुराई और कठिनाइयों की ओर संकेत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक। दूसरा प्रश्न 152 प्रश्न है, लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो देखिए, किसे सबसे बड़ा पाप कहा है। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है, ऊपर जाकर देखते हैं मिलता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, लेखक ने जो सबसे बड़ा पाप कहा है, ये देखिए कुछ दिख रहा होगा। इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। लेखक बोल रहा है किस स्वीकृति को। चलिए थोड़ा ऊपर जाकर पढ़ते हैं, किस स्वीकृति को। देखिए, कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुँचने और पाने की आकांक्षा होती है, वह क्रमशः क्षीण हो जाती है। मैं इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। देखिए, मिल गया आपको आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस स्वीकृति को मनुष्य सबसे बड़ा पाप कहता है? लेखक।
वो कहता है अंधकार को स्वीकार कर लेना। किसको? जो लोग अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं, मनुष्य जो है, लेखक जो है, उसको मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता है। और पहले का आंसर तो बुराई और कठिनाइयों की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता तो उससे क्या होता है? देखिए उससे क्या होगा, इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा? इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलेगा। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आंसर भी आपको वहाँ आराम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? देखिए अंधकार का निषेध का क्या मतलब है। अगर आप पैसेज भी नहीं पढ़ोगे, कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो बिना पैसेज पढ़े आंसर दे देते हैं, जिनके निकल आते हैं, लेकिन आप पैसेज पढ़ लेना, पैसेज पढ़ना जरूर होता है। यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण और बुराई नहीं है, तो यही होता है अंधकार का निषेध। ऐसा ऊपर आपको मिल भी जाएगा। देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है, कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं, उनका जीवन अंधकार के निषेध का सतत उपक्रम बन जाता है। देखिए निषेध और यहाँ उपक्रम बन जाता है। कैसा उपक्रम बन जाता है? जो लोग अंधकार को स्वीकार करने से उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। तो आंसर आपको मिल चुका है इसका, इस प्रश्न का आंसर मिल चुका है आपको। कहाँ गया प्रश्न? यह है, हाँ। अंधकार का निषेध का मतलब है ऐसा समाज जहाँ ना तो अन्याय है, ना शोषण है, ना बुराई है, उसी को बोलते हैं अंधकार का निषेध हो गया है इस समाज में। अगला प्रश्न देखिए, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या मिलेगा? देखिए इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य आपको मिलेगा जब पढ़ोगे तो, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। क्या होगा? अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, उपक्रम का अर्थ क्या है? देखिए ऊपर गोला बनाया था हमने, उपक्रम क्या है एक बार दिखाते हैं आपको जाकर। उपक्रम क्या है ये देखिए यहाँ लिखा होगा, कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं, उनका जीवन अंधकार के निषेध का उपक्रम बन जाता है। मतलब क्या हो गया? उनका, ऐसे लोग जो अंधकार के निषेध में लगे पड़े तो उनके लिए क्या हो गया? ये कार्य हो गया, एक व्यवसाय जैसी चीज़ हो गई। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 156 का व्यवसाय बन जाता है उनका, या कार्य बन जाता है। आयोजन समारोह नहीं है, योजना नहीं है, शुरुआत नहीं है। तो डी इसका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। उनके लिए जो है वो ये उनका कार्य या व्यवसाय बन जाता है। तो ये 156 से क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 157। देखिए 8 प्रश्न के पैसेज के आंसर देने, यानी 8 नंबर पक्के। जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? देखिए कारक पूछ लिया। अब जीवन में का क्या मतलब है? में से होता है, क्या होता है? में इसमें होता है अधिकरण कारक। क्या होता है? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखिए, डैश 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 और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। तो इसमें वाक्य में निपात छांटना है। क्या है? निपात है। बताइए कौन सा निपात है इसमें? निपात क्या है इसमें बताओ? इसमें देखिए ही निपात है। क्या होता है निपात? देखिए निपात जो होता है ना, निपात में ऐसे शब्द आते हैं जिनके प्रायः अपने शब्दावली संबंधी तथा वस्तुपरक अर्थ नहीं होते। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द हो गया, शब्द समूह या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। तो यहाँ जो निपात है वो ही है। इसका मतलब पता है क्या? अंधकार ही, मतलब जो अंधकार है, मेन जड़ जो है अंधकार ही, अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। तो जो है ना इसको रिलेट कर रहा है, जो अशुभ और अनीति कैसी है? वो अंधकार की ही भांति है। तो यहाँ जो निपात हो जाएगा वो ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो पैसेज समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको निपटाना है ये। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करना है। देखिए यौगिक के जो शब्द होते हैं वो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। बताइए कौन सा यौगिक है 159 में? इसमें जो यौगिक हो जाएगा वो कक्षा अध्यापक हो जाएगा, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कक्षा और अध्यापक। तो यौगिक कौन सा हो जाएगा? कक्षा अध्यापक। जो अलग अलग खंड हैं दोनों के दोनों, यौगिक, कक्षा अलग है, अध्यापक अलग है, तो 2 चीज़ मिल गई तो बन गया कक्षा अध्यापक। अब देखिए निस्सहाय में उपसर्ग, सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा निस्सहाय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा नी उपसर्ग। अगला प्रश्न है, अशिष्टता शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताओ अशिष्टता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी अशिष्टता में? अशिष्टता क्या करता है? अशिष्टता किसी की भाव को प्रकट करता है। अशिष्टता में भाववाचक संज्ञा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, किसी का भाव हो गया, गुण हो गया, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब उसकी दशा कैसी है,
या उसका गुण कैसा, वो अशिष्ट है, शिष्ट व्यक्ति नहीं है, वो अशिष्ट है। तो इसमें गुण, दशा और भाव जो जिसकी जो कराए उसको बोलता है भाववाचक संज्ञा। अगला देखते हैं, दरोगा शब्द है। दारोगा शब्द बताइए किस प्रकार का है, ये अंग्रेजी का शब्द है क्या दारोगा? देखिए अंग्रेजी शब्द तो है नहीं दारोगा, अंग्रेजी शब्द तो स्टेशन हो गया। तो दारोगा किस तरह का शब्द है? ये शब्द है मंगोली शब्द है दारोगा। दारोगा जो है वो मंगोली से आया है। बिस्कुट कौन सा शब्द है बताइए? बिस्कुट, बिस्कुट कौन सा शब्द है? बिस्कुट है पुर्तगाली शब्द। कौन सा? पुर्तगाली। सातत्य अपूर्ण पक्ष है। सातत्य अपूर्ण पक्ष चुनना है इनमें से। बह जाता है, बह जा रहा है, बह जाता था, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वह जा रहा है। तो क्या है ये? अपूर्ण है, मतलब कहाँ तक जा रहा है पता ही नहीं है कुछ। तो बह जा रहा है मतलब अभी भी कंटिन्यूस है, तो पूरा नहीं हुआ है, कब तक जाएगा, कितने दिन तक जाएगा, कुछ पता नहीं। तो अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वक्ता की मन स्थिति का बोध होता है वह क्या कहलाती है? यह कहलाती है वृत्ति। क्या कहलाती है? वृत्ति। अगला प्रश्न है, इकसमुस्त क्या है? इकमुस्त का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। तो इकमुस्त देखिए थोड़ा टफ है, टिपिकल हिंदी वर्ड है ये, क्लिष्ट भाषा जिसको बोलते हैं। तो इस इकमुस्त का मतलब पता है क्या होता है? इकमुस्त का मतलब होता है लमसम। क्या होता है? लंपसम। लमसम मतलब उसके, लमसम क्या होता है? लमसम मतलब एक अनुमान, लगभग जिसको बोलते हैं ना। तो इकसमुस्त का मतलब है लंप। LUMP वाली स्पेलिंग है, देखना इसमें, LUMB मत मार देना, लैम्ब मत मार देना, लैम्ब तो मेमना हो गया देखा जाए तो एक तरह से। तो लमसम होता है इकमुस्त। 167 देखते हैं क्या है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है, तो इसमें क्या है? निश्चयवाचक है, मतलब निश्चित ही उसने यह कथन कह दिया है कि यह कितनी उपयोगी है, इसको देख लो आप। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता के रचनाकार देखिए, जो थंबनेल पे आपको मिला था। कौन है इसके रचनाकार? ये हैं मोहन राकेश। गुनाहों का देवता, सॉरी, गुनाहों का देवता मोहन राकेश नहीं है, यह धर्मवीर भारती। कौन है गुनाहों का देवता? धर्मवीर भारती है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। कवि में कौन सी संज्ञा बताइए? कवि में कौन सी संज्ञा है? कवि में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है जातिवाचक संज्ञा बताइए? देखिए जातिवाचक संज्ञा जो होती है ना, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक, किसका एक अर्थ तेल भी है बताइए? तेल। प्रणय है, स्नेह है, अनुराग है, प्रति है। तेल का इसका मतलब है यहाँ पर तेल, यह मतलब है स्नेह का, स्नेह का मतलब है तेल। अगला प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यम परसा। क्या बोलते हैं उसको? असूर्यम परसा। अगला प्रश्न है, लाखों लोगों में इसे महसूस किया है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, बताइए कौन सा विशेषण है? देखिए विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं जो विशेष की विशेषता बताते हैं। तो लाखों, लोग कितने हैं? देखिए लोग विशेष हो गया यहाँ पे, लेकिन लोगों की संख्या कितने में है? लाखों में है, हज़ारों में, करोड़ों में, तो यहाँ पर लाखों में है। तो लाखों उनकी जो है विशेषता बता रहा है लोगों की, तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। तो क्या पूछा है इसने? विशेषण कौन सा है? तो लाखों यहाँ पर विशेषण है। तो क्या हो जाएगा? 172 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं बताइए? उनको कहते हैं आघोष वर्ण। क्या बोलते हैं उनको? आघोष वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए राजकुमार मतलब राजा का कुमार भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये संबंध तत्पुरुष हो गया। यज्ञवेदी भी तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी, गांव का वासी भी तत्पुरुष समास है। लेकिन आजन्म जो है, आजन्म में यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, आजन्म। आजन्म का मतलब क्या है? जीवन पर्यंत, जैसे जन्म तक, आजन्म का मतलब है जन्म तक या जीवन पर्यंत। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास ना होकर इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है इसमें? अव्ययी भाव समास। 173 देख, 5th की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का अर्थ बता दो जल्दी से। इसका मतलब होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्या होता है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द की पहचान करो। कुमुदनी लिखना, कैसे लिखोगे कुमुदनी को? इस तरह से लिखोगे कुमुदनी को। कू पे जो दोनों मात्राएं वो छोटी की लगेंगी, और फिर दी छोटी की मात्रा ना के ऊपर बड़ी की मात्रा, इस तरह से। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथारुचि में समास बता दो कौन सा है। यथारुचि में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, बताओ। गुण संधि किस में है? गुण संधि है देवेंद्र में। देवेंद्र में है गुण संधि। कौन सी संधि है देवेंद्र में? गुण संधि। तो 78 का हो जाएगा, सॉरी 178 का हो जाएगा डी। तो इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा। हाँ, देवेंद्र का अगर किया जाए तो देव धन इंद्र। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद इसका अगर किया जाए तो? देव धन इंद्र, इस तरह से ये इसका संधि विच्छेद होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न है संधि की पूरी वीडियो हिंदी के प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख लेना। हिंदी के लिए मैंने जो उसमें कुछ वीडियो बना रखी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी पूरी संधि आप रिवाइज कर दीजिए। 1 से 2 सेकंड में ट्रिक बताई गई है उसमें, संधि की कैसे ढूंढते हैं। इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी पढ़ लीजिए पूरी। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, बताओ कौन सी सकर्मक क्रिया में। 179 का हो जाएगा बी। बालिका निबंध लिख रही है। बालिका निबंध लिख रही है तो ये सकर्मक क्रिया है। देखिए सकर्मक और अकर्मक के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है और प्लेलिस्ट में डाल रखी है, उसको आप पढ़ लीजिए जाके। हिंदी की प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी, उसमें सब पता चल जाएगा आपको सकर्मक और अकर्मक होता क्या है। कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। रात्रि का पर्यायवाची देखिए रजनी को भी रात होता है, मतलब निशा भी रात होता है, बिभारी भी रात होता है। समीर रात नहीं होता क्योंकि समीर का मतलब होता है हवा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्दों का जोड़ा एक सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताओ। देखिए यहाँ पे कर्म का विधा होता है, यह भी सही है। सॉरी, कर्म का विधा नहीं होता, कर्म विधा जो है वो एक तत्सम शब्दों का जोड़ा है, वो सही है। कर्म अलग है, विधा अलग है, दोनों के दोनों तत्सम शब्द हैं। और मत्स्य और मृग भी तत्सम शब्द हैं, ज्ञान और क्षेत्र भी तत्सम शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे दधी और भात जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भात है वो तद्भव शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि जो दधी है, जो भात है यहाँ पे वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है चिरंतन का सही विलोम शब्द है, बताइए। चिरंतर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो चिरंतर का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा नश्वर। चिरंतर मतलब अस्थायी समय तक टिकने वाला, नश्वर मतलब क्षणिक। अगला है देखिए टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद कीजिए, बताए क्या होता है टेस्टिमोनियल माने यह होता है प्रमाण पत्र। क्या होता है? टेस्टिमोनियल माने होता है प्रमाण पत्र। तो देखिए दो इसमें जो हैं वो ट्रांसलेशन भी आएंगी। अब वो वर्ड का मतलब भी पूछ सकता है, एक ट्रांसलेट करके ही पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, हिंदी से अंग्रेजी में, सॉरी अंग्रेजी से हिंदी में। अगला प्रश्न चलिए वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है, बताइए। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? दिख ही रहा होगा आपको कौन सा काल है। यह है भूतकाल तो है, लेकिन अपूर्ण भूत है, क्योंकि वो खा रहा था, उसने खाना ख़त्म नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न देखिए नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक चुनकर लिखें। गयंद, बताइए गयंद में कौन सा अर्थ व्यंजक हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ा हाथी। क्या मतलब होता है गयंद का? बड़ा हाथी। अगला प्रश्न है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का पहचान कीजिए। अम्बुज अम्बुद, बताइए क्या मतलब है। यहाँ अम्बुज का अलग मतलब बताना है और अम्बुद का अलग बताना है, बताइए क्या है। इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल। देखिए कमल और बादल, देखिए कुछ जो इसमें जो ट्रिक है, देखिए कमल के जितने अधिकतर पर्यायवाची हैं ना कमल के, तो उसमें अगर दा लगा दोगे ना दा, तो उसमें बादल का पर्यायवाची बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल का पर्यायवाची। तो यहाँ अम्बुज का जो मतलब है ना वो तो कमल है, और अम्बुद का मतलब यहाँ पर बादल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कीमत का बहुवचन है, बताइए। कीमत का क्या हो जाएगा बहुवचन? देखिए कीमत का हो जाएगा कीमतों। क्या हो जाएगा? कीमती नहीं होगा कीमत का बहुवचन, कीमत का हो जाएगा कीमतों। क्या हो जाएगा? कीमत का कीमतों।
अगला प्रश्न है, किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? तो देखिए बदल के देख लेते हैं एक बार सामान्य भाषा में बोलकर। मामा का मामी हो जाता है, छात्र का छात्राएं हो जाता है, चाचा का चाची हो जाता है, लेकिन साइकिल का साइकिल ही रहेगा। क्या रहेगा? साइकिल का साइकिल ही रहेगा। साइकिलें कुछ नहीं होता है, तो साइकिल ही होता है, इसका लिंग नहीं बदलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इनमें से बताइए। मन, सितार, दर्शन या पराठा, सदैव बहुवचन में कौन सा प्रयुक्त होता है? यह होता है दर्शन। दर्शन जो होता है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इस तरह से अंग्रेजी में भी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आँख का काना था? एक आँख से काने थे, बताइए कौन थे इनमें? ये थे जायसी। जायसी जो थे केवल एक आँख से देख सकते थे, एक आँख का काना था। कौन था? जायसी। अगला प्रश्न है, प्रय उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह बताइए कौन सा है? तो प्रय उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द समूह है वो है प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र। कौन सा? प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र प्रय उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। 192 देखते हैं अब। राष्ट्र शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए? राष्ट्रीय बोलकर देखिए, राष्ट्रीय तो ई प्रत्यय। कौन सा? ई प्रत्यय है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है बताइए? कर्ता ने कर्म को करण से, तो से मतलब कर्म हो गया, करण हो गया, करण का मतलब से हो गया, तो को का मतलब क्या हो गया? कर्म हो गया। क्यों? कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से चलता है, तो कर्म को का मतलब यहाँ पर हो गया कर्ता ने कर्म को, तो को का मतलब हो गया कर्म को बोला है ना, तो को से हो गया कर्म। चलिए अगला देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपनाम बताओ क्या है? पता होगा सभी को, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी होगी, तो अज्ञे है इनका उपनाम। क्या है? अज्ञे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है बताओ? आनंद कादम्बनी के हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इनमें से बताओ। लिखने एवं बोलने में हिंदी भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है? साउथ अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा जो है लिखने और बोलने में उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर तथा व्यंजन क्या है बताओ? क्या है? मात्राएं हैं, संधि हैं, ध्वनियाँ हैं, समास हैं, क्या है? स्वर तथा व्यंजन जो हैं वो हैं ध्वनियाँ। क्या हैं ये? ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है, देखिए आगे अंग्रेजी वर्ड, उसका हिंदी बनाना क्या है? तो ये क्या है? वेल एक्यूपेड हॉस्पिटल का हिंदी में अनुवाद बताना है। क्या है? कुओं से सुसज्जित अस्पताल, अच्छी तरह सुसज्जित अस्पताल, पूरी तरह सुसज्जित अस्पताल, साधन युक्त अस्पताल। देखिए यहाँ थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधा आंसर उसका जो ट्रांसलेट कर दिया और आपने लगा दिया। देखिए यहाँ जो हॉस्पिटल का मतलब तो सही है, अस्पताल होता है, अस्पताल 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 सभी में। एक्यूपेड का यहाँ पता है क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सुसज्जित, सुसज्जित, सुसज्जित। और ये वेल का मतलब यहाँ कुआं भी होता है, और वेल का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से भी होता है। तो अब देखिए इसका जो अर्थ निकाल रहा है वेल एक्यूपेड हॉस्पिटल का अच्छी तरह सुसज्जित अस्पताल, ये भी निकल रहा है एक। लेकिन ध्यान से सोच के देखिए, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, वो अच्छी तरह से बलून उसमें लगा रखे हैं, सजा रखे हैं, तो क्या किसी मरीज के काम का है? वो नहीं है। वेल तो इसका जो आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, वेल एक्यूपेड हॉस्पिटल का मतलब साधन युक्त अस्पताल। देखिए अगर कोई किसी हॉस्पिटल में पूरी तरह से पर्याप्त साधन है, इलाज की पूरी व्यवस्था है, सुविधा है, तो वहाँ कोई भी मरीज का अच्छे से इलाज किया जा सकता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो साधन युक्त अस्पताल हो जाएगा। अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पताल मार के इसको गलत मत कर देना। तो वेल एक्यूपेड हॉस्पिटल मीन साधन युक्त अस्पताल या साधन युक्त सुसज्जित अस्पताल, इस तरह से। अगला प्रश्न है भैया, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है बताओ? कौन सा अव्यय है अगर ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती? इसमें है संबंध सूचक अव्यय। कौन सा है? संबंध सूचक अव्यय। क्यों है? क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। यह वाक्य संबंध सूचक है। जो अव्यय वाक्य में स्थित शब्दों का परस्पर संबंध सूचित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध सूचक कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे वाक्य जो शब्दों का परस्पर संबंध सूचित करते हैं संबंध सूचक वाक्य कहलाते हैं। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। यदि आपको मुक्ति चाहिए ना, तो आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा।
यह लाइन क्या बता रही है? यह संबंध बता रही है मुक्ति और ज्ञान के बीच, इन दोनों का संबंध है। क्यों है? क्योंकि अगर ये चाहिए ना आपको तो ये प्राप्त करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, रामचरितमानस तुलसीदास की डैश कृति है, कैसी कृति है? अच्छा, कृति तो कुछ लिख रखा है, तो देखिए कृति बताना। कृति, देखिए कृति, कृति, कृत, कृति क्या है इसमें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? सी। रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है, छोटी की मात्रा इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे ये, जो प्रैक्टिस सेट था हिंदी का वो कवर करा दिया है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसी तरह से बिल्कुल ये समझ लीजिए, सेम यही इसी तरह का आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। और जितने नंबर आप इसमें कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो अच्छे से 45-42 तक इसमें सही कर दोगे। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है हमको। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल से जुड़ने के लिए, और ये बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सिविल सर्विस स्टडी चैनल PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।